इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग नॉर्मल फील्ड में, हमारा रोज का जिंदगी में, साइंटिफिक रिसर्च में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे एप्लीकेशन होता है ये इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कहां पे काम में आ रहा है? बायोटेक्नोलॉजी एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन मतलब मास तरीके से, बहुत सारा क्वांटिटी में। अगर हमें वैक्सीन बनाना है, दवाई बनाना है, कोई भी चीज बनाना है तो उसको हम लोग क्या देंगे? इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी काम में आएगा। और क्या आता है? बायोफार्मास्यूटिकल्स, दवाई बनाने में काम में आता है। तो यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या? कोई फंगी लिए, कोई माइक्रोब्स लिए, कोई बैक्टीरिया लिए, कोई प्लांट लिए, उसका जीन चेंज कर दिए, उसको मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया उसको। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो की एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा? सबसे पहले देखेंगे थेराप्यूटिक्स। ठीक है, थेराप्यूटिक्स मतलब बेसिकली थेरापी, दवाई बनाने वाला। डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस करने वाला, मुझे क्या कोई डिजीज है या डिजीज होने वाला है, हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते थे कि डिजीज है या नहीं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग देखते हैं कि डिजीज होने वाला है या नहीं। ठीक है, और क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे, मतलब वही कोई क्रॉप का जीन चेंज करके उसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे। ठीक है, द प्रोसेस, और क्या बनाएंगे? प्रोसेस्ड फूड बनाएंगे, बायो रेमेडिएशन बनाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब में हम लोग काम करेंगे। ये तीन जो पॉइंट है ये एकदम एनसीईआरटी का एज इट इज है। ये तीन पॉइंट हमें समझना है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या बेसिकली ये तीन पॉइंट बोल रहा है। द बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा रिसर्च एरिया में हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। क्रिटिकल रिसर्च एरिया इन बायोटेक्नोलॉजी, बार बार बोल रहे, ठीक से समझना है पॉइंट को, ये आएगा। तो क्या मैंने बोला कि तीन बायोटेक्नोलॉजी का तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है? प्रोवाइडिंग बेस्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है? जो कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है उसका स्पीड को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी से क्या करते हैं हम लोग? प्रोवाइडिंग बेस्ड कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म और अ प्योर एंजाइम। मतलब हम लोग कैटलिस्ट कहां से मिल रहा है हम लोगों को? हम लोग कैटलिस्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक प्योर ऑर्गेनिज्म, मतलब सोचिए पूरा वायरस, पूरा बैक्टीरिया, पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्म में मिल रहा है, या फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम लोग एंजाइम को निकाल रहे हैं, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं? कोई भी रिएक्शन को स्मूथ करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए, स्लो करने के लिए। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट हमें कहां से मिल रहा है? हमें हो सके तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग चेंज कर देंगे, एक बैक्टीरिया को पूरा चेंज कर देंगे, एक फंगी को पूरा चेंज कर देंगे, या फिर उस बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, एनिमल से कोई एंजाइम निकाल के उसको हम लोग क्या करेंगे? एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। लाइन का मतलब समझ में आया? नेक्स्ट, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट। अब ये जो कैटलिस्ट हम लोग निकाले, इससे हमें तो कुछ काम का चीज बनाना है ना, तभी तो इस एप्लीकेशन में पढ़ रहे, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन में पढ़ रहे। तो उस काम का चीज बनाने के लिए उसको हम लोग ऑप्टिमल कंडीशन देना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा? तभी तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा ना, जो चीज बनाना है वो चीज अच्छे से बन पाएगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, अपस्ट्रीम में तो कैसे बनाना था देखे थे। डाउनस्ट्रीम में क्या था कि उसको मार्केट में भेजने से पहले देखो कि वो सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उससे कुछ बाहर का फालतू चीज ऐड नहीं हुआ, कोई दूसरा माइक्रोब आके घुस नहीं गया, तो उसके जो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि प्यूरिफाई द प्रोटीन को क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे, और क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी, या फिर मतलब जो एंजाइम वगैरह मिला है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको भी प्यूरिफाई करेंगे। समझ में आया बात? तीनों पॉइंट समझ में आया? ओके, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां पे हम लोगों को होता है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। हम लोग क्या देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज होता है। क्या हो रहा है देख, इस ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया? सबसे पहले फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? अगर सिर्फ बोलेगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है नॉर्मन बोरलॉग बोल के एक साइंटिस्ट है, और इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है हमारा एमएस स्वामीनाथन जी को। तो एमएस स्वामीनाथन को क्या बोला जाएगा? इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसने क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगाया। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मतलब जो सीड्स से मतलब कम हेक्टर एरिया में अच्छे से फलन बने, जो सीड्स ज्यादा बारिश से, ज्यादा सूखा से खराब ना हो। ठीक है, वैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाया। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा केमिकली फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज किया ताकि फसल को कुछ नुकसान ना हो, न्यूट्रिशन मिले, ये सब यूज किया और फसल बढ़ा लिया। देखना हमारा जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इस एरिया का जो फार्मर है उन लोगों का पास पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कम हेक्टर में बहुत ज्यादा फसल बनता है।
तो वो बेच के बहुत पैसा आता है। लेकिन हमारा बंगाल, बिहार, हमारा महाराष्ट्र के साइड में भी, ठीक है, यूपी, यहाँ पे उतना ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बोला वही बात है, बड़ा सा खेत में कम फसल बनाएगा। लेकिन अब तो ये बहुत बढ़िया बात है। दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत हुआ कि जब सोच की वो लोग तो एक टाइम में तो बहुत सारा फसल बना लिए, लेकिन अभी क्या हुआ, इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज किए वहां पे, तो क्या हुआ उस जगह, वो मतलब पंजाब का मतलब क्या होता है, 5 मतलब जो नदी का बीच का मिट्टी कितना फर्टाइल होगा, ठीक है, वो अभी सलाइन हो जा रहा है, सैलिनिटी बढ़ जा रहा है, नमकीन हो जा रहा है। बोला जा रहा है कि पंजाब का वहां पे इतना ज्यादा इन्फेक्शन, मतलब वो इतना ज्यादा केमिकल उन लोगों के बॉडी में आया, पंजाबी लोगों का, उन लोगों का जीन में कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है बात? प्लस क्या है, जो एक्सेस केमिकल है वो जब बारिश गिरेगा तो जो खेतों से चल के कहां पे जाएगा, कोई भी वाटर बॉडी में जाएगा, वहां पे वहां का जो वाटर बॉडी में जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स, उन लोगों को भी दिक्कत देगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में वो दिक्कत दिया, इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करने से, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया ठीक है भाई, अब केमिकल से दिक्कत है, हम लोग केमिकल नहीं करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग वेरी गुड, सबसे अच्छा है अगर बोला जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फसल बनने का क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं होता है। जो छोटा छोटा देश है, छोटे छोटे राज्य है, वहां पे तो ये चल जाता है। जैसे सिक्किम हमारे देश का फुल्ली ऑर्गेनिक एक स्टेट है, तो उन लोगों का उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वो लोग बिंदास है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बना रहा है, खा रहा है, स्वस्थ है, पक्का है, ठीक है। लेकिन जब बड़ा पॉपुलेशन कैटर करना पड़ेगा तब उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कुछ साल पहले कोरोना के बाद तुम लोग पता है तुम लोगों ने, जो हमारा श्रीलंका है, वो श्रीलंका एकदम देवलिया हो गया था पूरा, ठीक है। क्यों हो गया था? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट बोला कि हम लोग अभी से सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे। अब ले ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतना ज्यादा अमाउंट में फसल तो नहीं आता एक बार, वो लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग रन के लिए ठीक है, लेकिन एक बार बहुत तो ज्यादा नहीं आएगा, तो दिक्कत दे देगा वहां पे। तो इसीलिए थर्ड मेथड जो अपनाया गया वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का जीन चेंज करके अगर हम लोग कुछ कर सके, वही हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। समझ में आया बात? तो ये है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मैंने बोला हाइब्रिड वैरायटी सीड्स बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद की टर्म क्या है, फिगर्स इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, वर्ल्ड वाइड नॉर्मन ई बोरलॉग। ओके, लिमिटेशन जो मैंने बोला क्या होता है, जो फूड्स आता है, ये सीड बहुत एक्सपेंसिव होता है, सब फार्मर का खरीदने का, मतलब सरकार कितना सब्सिडी देगा, ठीक है, उतना दिक्कत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 3 ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन क्या होगा, एक हुआ एग्रो केमिकल फूड प्रोडक्शन, मतलब जो मैंने बोला केमिकल यूज करके, फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्टिंग यूज करके, और थर्ड आया जो सबसे बढ़िया अभी माना जा रहा है, उसके लिए और भी रिसर्च चल रहा है, वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब क्रॉप का जीन चेंज कर देंगे, देखेंगे, वही देखेंगे। ये चैप्टर पहले वाला चैप्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाता है। अभी हम लोग तो घुसे ही नहीं चैप्टर में ठीक से, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जब प्लांट, एनिमल, फार्मिंग, किसी का भी जीन को अगर हम लोग ऑल्टर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो उसको बोलेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जैसे यहाँ पे ऑल्सो टर्म जीएमसी मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और ट्रांसजेनिक बोला जाता है और ऑर्गेनिक बोला जाता है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का हमारा गोल क्या था, गोल देख, तो क्या गोल था, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, पूरा बारिश हो गया, पूरा क्रॉप खराब हो गया, कुछ क्रॉप को एक लिमिटेड बारिश चाहिए, कुछ क्रॉप को ज्यादा बारिश चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा सीड बनाता है ना कि उस सीड से, मतलब सोच कि जो क्रॉप ज्यादा बारिश झेल नहीं पाता है, इसका मतलब उसके बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम बन रहा है जो ज्यादा बारिश से वो दिक्कत होता है उस एंजाइम को। हम लोग अगर उस एंजाइम बनाने वाला जीन को ही चेंज कर देते तो ज्यादा बारिश से दिक्कत नहीं होगा। जो क्रॉप ड्रॉट्स में खराब हो जाता है, इसका मतलब अगर पानी कम मिला तो वो एंजाइम नहीं बनता, अगर उस एंजाइम बनने वाला जीन को ही चेंज कर देता। समझ में आ रहा है बात? तो अबायोटिक स्ट्रेस को ऐसे तरीके से हम लोग रेस्ट करते जाते हैं। रिड्यूस रेजिलियंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब वही बात है, ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, केमिकल नुकसान देता है। नेक्स्ट, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हम लोग देखेंगे इस पे कि सोच की एक साथ 100 क्विंटल फसल एक बार में कोई उगा लिया, अब एक बार में तो उतना बेच नहीं पाता है ना, अब उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। अब कोल्ड स्टोरेज में अगर रखेगा तो वहां पर जाकर सरकारी लोग पैसा खाता है,
है ना। तो इसीलिए क्या होता है, तो फार्मर को बहुत दुख, मतलब जितना उसको आमदनी होगा उससे ज्यादा उसको पैसा खिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कम किया जाता है। कैसे करेंगे सब देखेंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। तो हम लोग प्लांट जितना मिनरल यूज करेगा, फर्टिलाइजर क्यों देते हैं, फर्टिलाइजर में क्या रहता है, एनपीके, ठीक है। तो जितना मिनरल्स यूज करेंगे उतना बढ़िया होगा। तो प्लांट का मिनरल को यूज करने का कैपेसिटी को बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। एनहांस न्यूट्रिशन क्वालिटी देखेंगे हम लोग, एक गोल्डन राइस करके देखेंगे, वहां पे क्या होता है, विटामिन ए रहता है ज्यादा उस राइस में, तो उसका न्यूट्रिशन क्वांटिटी बढ़ा दिया ना, जो क्वालिटी अच्छा हो गया, विटामिन ए मिलेगा वो राइस खाने से। ओके, तो और क्या होगा, क्रिएटेड टेलरमेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्स जैसे स्टार्च, फ्लूइड, फार्मास्यूटिकल्स टू इंडस्ट्रीज। मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ चेंज कर दिया प्लांट में तो उससे स्टार्च बने। स्टार्च हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। और क्या है हमारा फ्यूल्स में, जैसे देखना अभी बायोफ्यूल्स बन रहा है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, मतलब वो जो हमारा जो फेंका हुआ चीज, जो पराली जो होता है जिसको जलाया जाता है, उससे बायोफ्यूल बनता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाई बनाने में हेल्प होता है, ठीक है। क्लियर बात। सो मच्छर का जीन चेंज कर दिए, वो काटेगा भी तो लगेगा नहीं, चुपचाप काटेगा, अब उसको भी जिंदा रखना है ना। एक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जीन एडिशन। जीन एडिशन का मतलब क्या होता है, जीन को ऐड किया जा रहा है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको ऐड किया जा रहा है। क्या, जैसे गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस मतलब क्या होता है, देख हमारे, मैंने पहले भी बोला था कि हमारे देश का अभी का जो प्रॉब्लम है वो भूख नहीं, भूखा मरना तो है ही प्रॉब्लम, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है। सोच, सरकार रेशन में क्या दे रहा है, वहां पे चावल दे रहा है, ठीक है। अब हमेशा दाल तो नहीं देता है, ठीक है। अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा उसको, है ना। तो जो फैमिली सिर्फ सोच की रेशन के ऊपर उसका जिंदगी चल रहा है, उसको तो भाई प्रोटीन चाहिए, विटामिन ए कहां से मिलेगा, ठीक है, अलग अलग विटामिन कहां से मिलेगा, वो सब के लिए तो उसको साग सब्जी खाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे करें कि सोच की जो चावल हम लोग सरकार से दे रहे, वहां पे बहुत सारे न्यूट्रिशन डाल दे उस चावल के अंदर, जेनेटिकली चेंज करके, तो बढ़िया हो जाएगा ना। हाँ, तो वही बात है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग गोल्डन राइस क्या है, न्यूट्रिशनली एनहांस राइस है। क्या कर रहे थे, एक फॉरेन जीन जो कहां से मिलता है हमें, डैफोडिल से। डैफोडिल एक प्लांट जिसका नाम है नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस, याद करना है, नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस, ये डैफोडिल प्लांट है। इसके बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, एक जीन निकालते हैं, उस जीन का नाम है बीटा कैरोटीन। क्या जीन है, बीटा कैरोटीन। तुम लोग प्रो विटामिन के बारे में जानते हो, नहीं जानते, लगा मुंह देख के लग रहा नहीं जानते, ठीक है। प्रो विटामिन मतलब विटामिन डायरेक्ट नहीं बनता बॉडी में, पहले प्रो विटामिन रहता है, वो प्रो विटामिन एक्टिवेट होकर विटामिन बनता है। तो बीटा कैरोटीन क्या है, विटामिन ए का प्रो विटामिन है। तो अगर हम लोग डैफोडिल प्लांट से ये बीटा कैरोटीन वाला जीन निकाल के अगर हम लोग हमारा जो राइस है उस राइस में घुसा दे, तो क्या होगा, वो राइस जब हम लोग खाएंगे तो वो प्रो विटामिन एक्टिवेट होकर विटामिन ए बन जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बात। तो उसके लिए इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर हो जाता है, उसे तो गोल्डन राइस बोलते हैं। तो which makes विटामिन ए एनरिच्ड राइस। समझ में आ रहा है। तो क्या दिक्कत रहेगा, देख हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डैफोडिल प्लांट से, नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस, इस प्लांट से क्या कर रहे हैं, हम लोग बीटा कैरोटीन का जीन निकाल रहे हैं, है ना। वो बीटा कैरोटीन का जीन को हम लोग जब हम लोग राइस में देंगे तो क्या होगा, वो राइस जब हम लोग इंटेक करके खाएंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन ए डिफिशियंसी घटेगा, विटामिन ए बढ़ेगा। तो विटामिन ए अगर कम रहता है बॉडी में तो क्या होता है बोल, लाइट ब्लाइंडनेस, रात को देख नहीं पाएगा ठीक से, ज़ेरोफ्थल्मिया, टीयर नहीं बनेगा, जितना मारेगा रोएगा नहीं, इतने सही है ठीक है। तो क्या होगा, तो नाइट, तो ये सब होता है। तो अगर कोई ले लेगा, अगर कोई मतलब ये वाला राइस खाएगा तो उसके बॉडी में विटामिन ए डिफिशियंसी ठीक हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, फॉर्मेशन देखते, फॉर्मेशन ऑफ हीरुडिन। हमारा जो ये क्या बोलते हैं, लीच जोक जो वो क्या होता है, वो जब ब्लड को सक करता है तो ब्लड तो बॉडी से बाहर निकल रहा है, क्लॉट तो निकल जाता
नॉर्मली तो हम लोग पढ़े हैं कि जब ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है तब क्लॉट हो जाता है, लेकिन वो जो जोक होता है वो लीच ही बोलते हैं ना, तो वो जोक जो होगा वो लीच क्या करेगा, उसको जब सक करेगा तो वो अपने बॉडी से एक एंटीकोआगुलेंट निकालता है, ठीक है, जिसका नाम है हिरुडिन। ओके, समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए जोक का, क्योंकि जोक का नाम है हिरुडिनारिया, यही सुने थे, हिरुडिनारिया। ओके, तो साइंटिफिक नेम है। तो वो क्या करता है, अपने बॉडी से एक एंटीकोआगुलेंट निकालता है, इसका नाम है हिरुडिन, ठीक है, उससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। साइंटिस्ट को लगा चलो एक काम करते हैं, हम लोग ब्लड क्लॉटिंग एजेंट ढूंढते हैं ना, तो हिरुडिन जो है उसी जैसा कुछ चीज बना लेते। लीच के बॉडी में कोई ऐसा तो एंजाइम रहेगा, कोई तो ऐसा जीन रहेगा जो जीन उस हिरुडिन को बना रहा था। हम लोग एक काम करते हैं, वो जीन को निकाल लेते हैं, वो जीन को निकाल के उस जीन को बहुत सारा प्रोड्यूस कर लेते हैं। तब क्या होगा, जब बहुत प्रोड्यूस कर लेंगे तो क्या होगा, हम लोग बाहर में ही केमिकल, मतलब जोक के बॉडी के बाहर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हिरुडिन सिंथेसिस कर ले पाएंगे। समझ पा रहे मैं क्या बोला जा रहा हूं? हम लोग क्या किए, सबसे पहले जोक के बॉडी में हिरुडिन बनाने वाला जीन को स्टडी किए, उसके बाद क्या किए, एक सिंथेटिक हिरुडिन का जीन बनाए। ओके, सिंथेटिक मतलब बाहर में बना हुआ जीन, ठीक है। वो जीन को हम लोग ब्रासिका नेपस बोल के एक प्लांट पे डाले। अब वो जीन प्लांट में ग्रो करेगा, प्लांट जब सीड देगा उस सीड में बहुत सारा जीन मिल जाएगा हमें, फिर निकाल लेंगे, पैसा ही पैसा। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे कौन सा प्लांट यूज किया है, ब्रासिका नेपस यूज किया। समझ में आया बात? इसको बोलते हैं बिजनेस। नेक्स्ट पेस्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म, मतलब क्या होता है कि वही बात है कि हम लोग पेस्ट को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते थे। हम बोले कि ना वो नुकसान देता है, पेस्ट को मारते मारते हमको ही मार देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, जीन को चेंज करके पेस्ट रेजिस्टेंट मैकेनिज्म बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बीटी टॉक्सिन इज एन एसेंशियल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। तो बीटी टॉक्सिन का नाम कहां से आया है, एक बैक्टीरिया से है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है, ये बैक्टीरिया से आया। दिस प्रोटीन एक्ट एज ए बायोपेस्टिसाइड्स। क्या मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मली क्या होता है, जो अलग अलग पेस्ट क्या करता है, अलग अलग पेस्ट आके फसल को खा लेता है, लेकिन अगर फसल को खाते खाते वो अगर इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को खा लिया तो क्या होता है, ये बैसिलस thuringiensis ये बैक्टीरिया उसके बॉडी में ना जीन रहता है, क्राईएबी ऐसे करके जीन रहता है। वो जीन क्या करता है, वो जीन एक टॉक्सिन बनाता है जिसको बोलते हैं बीटी। बीटी मतलब उस बैसिलस thuringiensis नाम से आया है। एक टॉक्सिन बनाता है प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या है, प्रो मतलब याद रखना इनएक्टिव, प्रो मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। लेकिन ये वाला प्रोटॉक्सिन या फिर प्रोटोटॉक्सिन बोला जाता है इसको, ये जब इंसेक्ट के बॉडी में जाता है ना तो ये एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिवेट होता है, क्योंकि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंसेक्ट का जो मिड गट है उस गट का, वो गट कैसा है, एल्कलाइन है उसका एटमॉस्फेयर। तो एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में जाके ये जो प्रोटोटॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाता है और क्या बनता है, वो एक्टिवेट टॉक्सिन बन जाता है। समझ में आया बात? और क्या करेगा, वो इंसेक्ट का गट में छेद कर देगा, पोर कर देगा, इंसेक्ट मर जाता है। हम लोग देखे काम करते हैं ना, कांड कौन कर रहा था, वो वाला जीन कर रहा था, क्राईएबी जीन है ना। तो वो जीन को अगर हम लोग निकाल ले, क्राई जीन को अगर हम लोग निकाल ले और अगर हम लोग हमारा फसल में डाल दे, तो फसल को जब खाएगा इंसेक्ट तो क्या होगा, वो फसल जब उसके बॉडी में जाएगा तो प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट कर देगा, टॉक्सिन बना देगा मिडगट में जो एल्कलाइन एटमॉस्फेयर मिलने से, तो क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड का काम हो गया। मेरा बात समझ में आया? तो बीटी टॉक्सिन का टारगेट इंसेक्ट कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे अच्छा बात है। देख एक चीज याद रखना कि जो भी इंसेक्ट खेतों में आएगा, सब इंसेक्ट खराब नहीं होता है, कोई कोई तो पॉलिनेशन भी करता है ना, तो सब इंसेक्ट को नहीं मारना है, जो नुकसान पहुंचा रहे उसको मारना है ना, जो उसको खा ले रहा है। तो जैसे अलग अलग बीटी का जो स्ट्रेन होता है, मतलब ये जो बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसका अलग अलग स्ट्रेन रहता है, अलग अलग टाइप रहता है।
अलग अलग स्ट्रेन से जो प्रोटीन बनता है वो अलग अलग इंसेक्ट्स को मारता है। ठीक है, जैसे देख, जैसे कौन सा इंसेक्ट को मारता है, जैसे अलग अलग क्लास लेपिडोप्टेरन को मारता है। लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट किसको खाता है? ये टोबैको, ये कहां पे आता है? ये टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, टोबैको प्लांट को खा लेता है। समझ में आ रहा है बात? तो बीटी टॉक्सिन क्या कर रहा है? लेपिडोप्टेरन फैमिली का टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, ये लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ओके, कोलियोप्टेरन कौन है? बीटल्स को नुकसान पहुंचाता है। और कौन करेगा? डायप्टेरस मतलब क्या? दो विंग वाला जो होता है, फ्लाइज, मॉस्किटो। ठीक है, इन लोगों को भी क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो देख, सबको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, स्पेसिफिक फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? देख क्या काम कर रहा है। इनिशियल टॉक्सिन स्टेट में क्या हो रहा है? इन द बैक्टीरिया, मतलब बैसिलस thuringiensis में क्या हो रहा है? द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैक्टीरिया के बॉडी में टॉक्सिन का जो इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन था वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ओके, द बैक्टीरिया फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स containing this toxin during a specific phase of their growth। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ये क्राई में बोल रहा हूं ना, क्राई मतलब क्रिस्टलाइज। तो प्रोटीन का क्रिस्टल्स कब बनाता है बैक्टीरिया अपने बॉडी में? जब वो ग्रोथ करता है। ठीक है, द टॉक्सिन डज नॉट किल द बैक्टीरिया इटसेल्फ बिकॉज इट इज इनएक्टिव साइट। बोलेगा कि अगर बैक्टीरिया के बॉडी में तेरा मतलब वो टॉक्सिन वाला प्रोटीन बन रहा है तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा है? बोलना कि सर बैक्टीरिया को नहीं मारेगा क्योंकि वो प्रोएक्टिव है। उसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? उसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए। वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट कहां पे मिलता है? वो मिलता है वो इसका मिड गट में, इंसेक्ट का मिड गट में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, सो कौन सा चीज है ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन देगा। क्राई1AB जीन कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। कॉर्न उसको छेद कर देते हैं। कॉर्न बोरर ये इंसेक्ट को कौन मारता है? क्राई1AB। क्राई1AC और क्राई2AB करता है कॉटन बॉल वर्म को। ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो क्राई1AB कर रहा है कॉर्न बोरर को और क्राई1AC और क्राई2AB कर रहा है कॉटन बॉल वर्म को। ठीक है, समझ में आएगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन एंड लाइसिस कैसे काम करता है ये वाला बीटी। देख, पहले क्या हुआ? जब इंसेक्ट वो हमारा क्या हो रहा है? व्हेन एन इंसेक्ट इंजेक्ट्स द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, मतलब जब इंसेक्ट वो प्रोटोटॉक्सिन को खा लिया। कहां पे रहता है प्रोटॉक्सिन? याद रखना, प्रोटॉक्सिन कहां पे रह रहा है? कहीं पे भी रह सकता है, मतलब बैक्टीरिया के बॉडी में तो रहेगा ही, या फिर हम लोग अगर क्रॉप के बॉडी में बीटी वाला जीन डाल दिए तो वहां पे भी रह सकता है। तो जब इंसेक्ट ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को खाएगा तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कहां पे जाके काम कर रहा है? मतलब कहां पे एक्टिवेट हो रहा है? उस इंसेक्ट का मिड गट में। क्यों मिड गट में? क्योंकि मिड गट में अल्कलाइन पीएच रहता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भूलना मत। ओके, उसके बाद क्या हुआ? ये अल्कलाइन पीएच क्या करेगा? सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन। उसको क्या करता है? सॉल्युबल कर देगा। वो तो दाना दाना था, क्रिस्टलाइज था, गोल गोल था, उसको सॉल्युबलाइज कर देगा। उसके बाद क्या है? द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल, मतलब उसका जो गट का जो लाइनिंग है उस सरफेस में बाइंड करेगा और क्या करेगा? वहां पे छेद कर देगा, पोर कर देगा। ओके, उसके बाद वो मर जाएगा, लाइसिस टूट जाएगा, फूट जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, व्हिच इवेंचुअली लीड द डेथ ऑफ इंसेक्ट्स। समझ में आया? तो क्लियर, एक बार मैं पूरा बोल रहा हूं। तो क्या हो रहा है? बैसिलस thuringiensis एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या कर रहा है? उस बैक्टीरिया के बॉडी में क्राई बोल के क्रिस्टलाइज जीन रहता है जो क्या करता है? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनाता है। ये प्रोटॉक्सिन जब एक अगर सोच कि वो बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को अगर कोई भी इंसेक्ट खा लिया, कोई भी इंसेक्ट मतलब सब इंसेक्ट नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कॉर्न बोरर, ठीक है, कॉटन बॉल वर्म। ठीक है, तो जब कोई भी इंसेक्ट उसको खाता है तो क्या होता है? उस बैक्टीरिया के बॉडी में मौजूद जो हमारा प्रोटॉक्सिन है वो इनएक्टिव था, वो उस इंसेक्ट के मिड गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे वो जो मतलब जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में था वो वहां पे सॉल्युबल हो जाता है और एक इंसेक्ट का मिड गट का जो एपिथेलियल लाइनिंग है उस वहां पे चिपक के वहां पे छेद कर देता है। साइंटिस्ट ने बोला तो ये तो बढ़िया बात है, हम एक काम करते हैं कि उस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से वो क्राई-AB, क्राई1AB, क्राई2AB, क्राई1AC ये सब जीन को निकाल के हम लोग क्या करते हैं? हमारे फसल में डाल देते हैं।
तो अगर वो फसल में जब वो वाला जीन रहेगा, उस फसल को जब इंसेक्ट खाएगा तो क्या होगा, वो इंसेक्ट मर जाएगा, क्योंकि वो जीन जाके इंसेक्ट के बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाएगा मिड कट में अल्कलाइन पीएच में जाके, और वो क्या करेगा, वहां पे छेद कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किए, बीटी वाला अलग अलग क्रॉप्स बनाए, इसको बोलते हैं बीटी क्रॉप्स, जैसे बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोबैको, बीटी कॉटन, ये सब बनता है।